अच्छा बेटा, सेशन 4 हमारे पास है डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स, यानी कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू डिसीजन किस तरह मेक कर सकते हैं। वो कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी हो, अपनी मर्जी से कि अगर ये हो तो ये हो, वरना फिर जो है ये हो जाए। जैसे कि बटन पे क्लिक हो तो पेज ओपन हो जाए, इस वाले बटन पे क्लिक हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाए, और इस तरह की डिफरेंट। और अगर नहीं हो तो फिर क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर आती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन द इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, explain the switch case statement, explain the use of string and enumeration in the switch case statement, compare the if else and switch statement। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि a Java program consists of a set of statements which are executed sequentially in the order in which they appears. The change in the flow of statement is achieved by using different flow control flow statement। हमारे पास अगर हमें जावा के प्रोग्राम के जो चल रहा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स मौजूद है, जो कि तीन जिनको कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहली है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरी है आइट्रेशन स्टेटमेंट और तीसरी है ब्रांच स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जब मैं आइट्रेशन स्टेटमेंट की बात करता हूं तो उसके अंदर लूप्स आ जाते हैं, और जब मैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट की बात करता हूं तो वो जब स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है। स्विच नहीं है, स्विच डिसीजन मेकिंग में आएगा। जंप स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट की बात हो रही है अभी। तो हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है? तीन, जिनमें कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच। आइट्रेशन स्टेटमेंट के अंदर लूप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर जंप स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये तमाम स्टेटमेंट जो हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ की। तो इफ जो है आपको पता है कि स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सही है तो उसके अंदर जो भी काम होता है वो हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस चीज़ को छोड़ के आगे कंटिन्यू हो जाता है, और आगे जो भी चीज़ें वो होगी या फिर प्रोग्राम स्टॉप कर देगा अगर कुछ नहीं होगा तो। इसका सेंटेक्स ये है कि इफ लिखना है, आगे कंडीशन चेक होनी है, और ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये कोड चलेगा। क्लियर? और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर उसका उलट ये कोड नहीं चलेगा, और यहां पर आकर वो खड़ा हो जाएगा आपको पॉइंटर। अच्छा जी, अब यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल बनी हुई है कि इंटीजर फर्स्ट इज इक्वल टू 400, सेकंड 700, और रिजल्ट के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। अब बोल रहे हैं कि इफ रिजल्ट की वैल्यू जो भी बनी है इसको प्लस करने के बाद अगर वो बड़ी है 1000 से तो क्या कर दो, सेकंड के अंदर मजीद 100 प्लस कर दो, वरना फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट कर दो। प्रिंट आउट तो दोनों सूरतों में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैंने फिलहाल ये आपके सामने रख दिया इसका नाम, और उसकी क्लास का नाम मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ डायरेक्ट।
ठीक है, हमारी क्लास का नाम चेक नंबर वैल्यू आ गया और पैकेज का नाम ऊपर आ रहा होता है। और अब हम इसके अंदर काम करते हैं, ये एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है जनाब, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्यों अलग अलग आंसर आ रहे हैं? जी सभी क्या आंसर आएगा? हाँ, 1200 आएगा। अंदर वैल्यू चीज है ना, अंदर वाली रन होती है ना। मुझे ये बताएं, यहाँ पर सेकंड में 100 प्लस हो रहा है ना, और सेकंड ही प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है जो आप बोल रहे हो 1100 1200। हाँ, कंफ्यूज हो गए? ये होता है कि ये जितनों ने भी आंसर दिया था ना, वो अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे थे, स्मार्ट। और ये होता है ओवर स्मार्ट बंदा, आधी चीज देखकर ही आंसर दे दिया। तो ये भी सही नहीं है। ठीक से आपने देखना है कि आखिर तक, क्योंकि किसी स्टेप पे भी कोई चीज हो सकती है और उसके बाद आपने आंसर देना है, ऐसे नहीं देना। अच्छा जनाब, अब हमारे पास का आंसर भी 800 आ रहा है। अब यहाँ पर इफ के बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है जो कि इफ के साथ ही शामिल होती है, एल्स के अगर ये कंडीशन चल जाए तो सही है, वरना फिर ये चल जाए। अब इन दोनों सूरतों में या तो एक वक्त में ये चलेगी या फिर ये चलेगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इफ नंबर इज इक्वल टू 11, तो रिमाइंडर का एक वेरिएबल बना दिया। अगर रिमाइंडर, अगर नंबर अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं नंबर का और वो रिमाइंडर में असाइन कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर आ जाए, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। और रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं, ऑलरेडी मैं आपको ऑपरेटर्स के अंदर डिटेल में चीज़ करी थी, याद है? अच्छा, ये इससे पहले कर रहा था हमने इसके अंदर, तो मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ ताकि जो हमारा सिस्टम भी ज़्यादा लोड ना पड़े। अच्छा जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये पूरी एग्जांपल हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये तो आप जानते हैं ना कि इफ, अब सेंटेक्स इसका, तो सेंटेक्स तो आपको पता है ना, ये यहाँ पर सेंटेक्स का दिखा दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हो रही है वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट आप खुद भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑड, जाहिर सी बात है बेटा, 11 ऑड नंबर है ना, तो जाहिर बात है इसका रिमाइंडर जब 2 से डिवाइड होगा वो, तो कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सही है, आगे चलते हैं हम। अब आगे नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन का मतलब क्या, इफ के अंदर मैं दोबारा से बना दूं। इफ के अंदर दोबारा से इफ हमारे पास बन सकता है। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर यही काम हो रहा है। यहाँ पर देखें, ये इफ है, इफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके अंदर एक और इफ एल्स बन जाए तो ये हमारे पास नेस्टेड कंडीशन बन गई है। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, नंबर डिविजिबिलिटी
सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। स्कैनर क्लास कौन सी क्लास होती है? हाँ, यूजर से इनपुट ले रही है। वेरी गुड। अच्छा, तो ये बिल्ट इन इंपोर्ट तो नहीं हमारी क्लास में कहीं नजर आ रही है? स्कैनर क्लास नहीं नजर आ रही, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट, ऐड इंपोर्ट फॉर। अब मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ और यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। सही है बेटा? अब वहां पे यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि अगर रिमाइंडर 0 है तो इफ के अंदर आएगा, वरना वरना डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? एल्स में। क्योंकि देखो बेटा, ये इफ स्टार्ट हो रहा है, एंड तो नहीं हुआ ना, इसके अंदर एक और इफ आगे स्टार्ट हो गया। सही है? तो ये इस तरह के सिनेरियो है कि इफ नंबर मॉडुलस अब देखो यहाँ पर इफ एल्स बना हुआ है। अब देखो, अगर नंबर मॉड्यूलर 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, तो इसके अंदर मैं जो भी करूंगा वो शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर दोबारा से बना सकता हूँ। क्लियर? अब इस इफ के अंदर कंडीशन में कुछ बना सकता हूँ। अब आपके एग्जांपल में इधर यह क्या बना हुआ है कि अगर इसके अंदर दाखिल हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए कि इनसाइड आउटर इफ ब्लॉक, कि भाई इसके अंदर आ चुका है। क्लियर? उसके बाद अब इस वाले इफ के अंदर आ रहे, तो इसके अंदर भी इन्होंने कंडीशन बना दी कि और अगर इधर तो डिवाइड हो गया, यहां तक तो पहुंच गया, और अगर वो नंबर 5 से डिवाइड होने के बाद भी उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो फिर क्या हो? तो लिखा हुआ आ जाए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। और अगर यहां तक तो पहुंच गया लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा हुआ, तो फिर क्या होगा? इसका एल्स चल जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है? नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5। अच्छा जी, तो अब हम इसको चलाते हैं। नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पर 15। तो इनसाइड आउटर इफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आगे नहीं के, और 5 से भी डिवाइड हो गया तो लिखा हुआ आगे नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, अब क्या आ रहा है? इनसाइड आउटर इफ लूप, यहां तो आ गया लेकिन इसका इफ फ्री चला तो इसका एल्स चल गया, और नीचे वाला एल्स नहीं चलेगा। जब इफ के अंदर की कोई भी चीज चल गई तो एल्स चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला इफ तो इसके अंदर की तो कोई ना कोई चीज चल गई ना। तो ये हमारे पास होता है नेस्टेड इफ। ठीक है बेटा? इफ एल्स इफ लैडर। अब इफ एल्स इफ लैडर के अंदर क्या होता है? मल्टीपल इफ कंडीशन होती है। इफ आया, कंडीशन आई, अगर ये कंडीशन सही है तब तो ये चल जाए, वरना वरना दोबारा से कंडीशन चेक करें। और ये हम जब तक अपनी मर्जी से चाहे जितनी भी एल्सिफ करके मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है? और सबसे आखिर में कोई डिफॉल्ट, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो आपने ऊपर बनाई होगी, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इफ की बात करूं तो इसके अंदर तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन रख सकते हैं ना, लेकिन मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन है तो उसके लिए फिर मुझे हाँ ये लास्ट वाला जो एल्स है इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाना। कर्ली ब्रैकेट लगाने का देखो, अब इसका लास्ट वाला
एल्स जो है देखो लास्ट वाला हो या ये वाला हो या पहला वाला हो, इसका एक रूल समझ लो कि अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर या एक कोई भी चीज़ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मिसाल के तौर पे, ठीक है, तब लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगा भी लोगे तब भी चल जाएगा, नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके बाद कोई और काम करा, टर्मिनेटर लगाने का मतलब होता है कोई लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने इसके बाद अगर 2 लाइनों में काम हो गया तो बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर लिखा डॉट प्रिंट, तो अब वो करेगा क्या, इसको तो एल्स का हिस्सा बना देगा, किसको, इसको तो एल्स का हिस्सा बना देगा, लेकिन इसको एल्स से बाहर निकाल देगा, ये अपनी जगह पे काम नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है, स्टार्ट हुआ, अगर कंडीशन सही है तो फिर जो काम हुआ वो होगा उसका वो हो जाएगा और उसके बाद एंड हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो फिर दूसरी कंडीशन में आएगा और दोबारा चेक करेगा कंडीशन को, सही है, वो सही है तो दोबारा नीचे आ जाएगा और काम हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर आगे चेक करेगा। इसी तरह ट्रू तो वो काम होगा और एंड, वरना फिर आगे चेक करता रहेगा, और अगर कोई भी नहीं मिला तो फिर बाय डिफॉल्ट एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा जो आखिर में एल्स वाला है। सही है? अब इसकी एग्जाम्पल पर आ जाए, बहुत आसान एग्जाम्पल है, पहले ही मैंने आपको कराई हुई है। चेक मार्क्स अच्छा जनाब, अब इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जस्ट की वैल्यू क्या रख दी है 59, और अब ये इन्होंने कंडीशन बना दी आपके सामने एक, कंट्रोल एच करके इसको रिप्लेस कर देते हैं हम। ठीक है बेटा, ग्रेड क्या बना आपके पास, बी। देखो 59 उन्होंने बोला, अब ये सबसे पहले तो पॉइंटर यहाँ पर आएगा, इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब मुझे ये बताओ टोटल मार्क्स के अंदर वैल्यू क्या है, 59, तो 59 के 90 से बड़ा है, जब बड़ा नहीं है तो वो इस इफ के अंदर दाखिल नहीं होगा। जब वो इफ इसके बाद दाखिल नहीं होगा तो एल्स चलता है, वो आया उसने बोला चलो भाई कोई एल्स है, लेकिन एल्स के बाद जैसे ही वो आगे गया देखा भाई ये तो यहाँ तो एक और इफ लगा हुआ है, अब वो बोलेगा अब इफ के अंदर आई गया तो फिर इसकी कोई कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अब क्या मार्क्स 59 क्या 60 से बड़ा है, नहीं है, तो इसके अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता वो, और वो दोबारा आ जाएगा, आगे देखेगा दोबारा एल्स, वो समझ रहा है भाई दोबारा डिफॉल्ट कंडीशन चल जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ से आगे आया तो देखा दोबारा इफ लगा हुआ इसके आगे, और यहाँ पर अगर दोबारा कंडीशन चेक कर रहे हैं तो अब वो कंडीशन जब चेक करे तो क्या 59 40 से बड़ा है, नहीं बड़ा, हाँ आंखें खोलो ना, टून पे ना सोचो, टून से ज्यादा जो बात कह रहा हूं मैं उस पर फोकस करो। तो बिल्कुल इसको आंसर सही मिल गया और इसने ये वाली स्टेटमेंट चला दी, ये वाली स्टेटमेंट, जब ये स्टेटमेंट चल गई तो बस ये प्रोग्राम को आगे नहीं लेकर जाएगा बल्कि डायरेक्ट एंड कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा और उसके आगे जो भी होगा वो काम हो जाएगा। सर नमाज पढ़नी है, पता है सबको। अच्छा जी, उसके बाद स्विच केस आ गया आपके पास। अब स्विच केस आपके पास क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है एल्स इफ का, किसका, एल्स इफ का। स्विच केस का स्टेटमेंट ये होता है कि पहले स्विच लिखते हैं, उसके आगे कोई भी एक्सप्रेशन आती है, जो एक्सप्रेशन आई यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाएगी, कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू
अगर दोनों मैच होंगी तो फिर ये जो स्टेटमेंट होगी वो चल जाएगी, वरना फिर ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम को एंड कर दो, इधर बाहर ले जाओ। जैसे उसमें बाय डिफॉल्ट एल्स होता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी केस नहीं चला तो आपके पास कौन सा केस चल जाए, डिफॉल्ट केस चल जाए। इसी तरह आपने केस 2 बनाया, एक केस बनाने का सिंटेक्स ये है। इसी तरह आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। क्या चीज? हाँ अभी करेंगे ना केस वाला। अच्छा जी, अब यहां पर एक एग्जांपल बना रहे हैं टेस्ट न्यूमेरिक ऑपरेशन के नाम से। टेस्ट न्यूमेरिक ऑपरेशन के नाम से। उसके बाद यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहां पर इन्होंने एक वैल्यू ले ली, चॉइस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब स्विच की स्टेटमेंट बना रहे हैं। अच्छा, अब स्विच के अंदर मैं रख देता हूं चॉइस। चॉइस के अंदर क्या है, मैं बनाता हूं एक केस और इसके आगे लिख देता हूं 5 और आगे कॉलन लगाते हैं, सही है। और इसके आगे मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूं, मैं कैप इस तरह 5 लिख देता हूं। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, मैं केस दूसरा बनाता हूं और इसका नाम लिख देता हूं 9। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी है अपनी। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9। नहीं, नंबर वाइज नहीं होता, जो 1 2 3 तो बच्चे समझ रहे होते हैं इसी सीरीज में देते, नहीं, कुछ भी आप इसका कुछ भी आ सकते हैं केस के आगे। यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। और एंड में डिफॉल्ट। अब इस एग्जांपल में अगर हम इसको मैं चलाऊंगा, अब यहाँ पर कर होगा क्या, स्विच के जैसे चलेगा सबसे पहले वो चेक करेगा चॉइस के अंदर क्या है। चॉइस के अंदर वहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, तो वो इधर आएगा और पहले केस के आगे वैल्यू चेक करेगा। पहले केस के आगे वैल्यू क्या है, 5, तो वो इसको नहीं चलाएगा और नीचे आ जाएगा, सही है। दूसरी वैल्यू क्या है, 9, तो वो इसको भी नहीं चलाएगा। फिर नीचे आएगा, इसका आगे क्या है 3, सही है। अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ तो फिर क्या करेगा, ये 9 को चलाएगा। उसको चलाने के बाद क्या करेगा, अच्छा जी, हाँ ब्रेक नहीं लगाया, बिल्कुल 9 3 इनवैलिड। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, 5 नहीं चला, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। लेकिन 9 में तो वो दाखिल हो गया। जब दाखिल हो गया तो दाखिले के बाद हमें इसको ब्रेक भी करना है। जब तक ब्रेक नहीं करूंगा तो वो रुकेगा नहीं। अब जिस केस के अंदर भी घुस गया, अगर उसके आगे ब्रेक नहीं है तो फिर वो आगे चलता रहेगा। यहाँ पर ब्रेक लगा दी तो उसने, ब्रेक का काम ये कि इसको स्विच से बाहर फेंक दो उठाकर। सर हर केस के आगे ब्रेक लगाना तो जाहिर सी बात है कोई भी केस चल सकता है ना, यूजर तो कुछ भी प्रेस कर सकता है। आ रही बात समझ में? सिर्फ डिफॉल्ट के अंदर लगा हुआ ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफॉल्ट सबसे एंड में आएगा। तो एंड में आएगा तो फिर एंड में चलेगा, तो उसके आगे ब्रेक लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। क्लियर? सबकी समझ के अंदर आ गई बात? किसी कोई ऐसा बच्चा इसके ना आई हो, कोई ऐसा बच्चा स्पेशल चाइल्ड कोई बैठा हो यहाँ पर? सर वो दोबारा दिखाइए। पता था एक बंदे की आवाज़ आई है। सर हटा, देखो अभी तुम तो और से इसको देखो। अभी हमारे पास अब इसकी थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल उन्होंने बनाई है, बिल्कुल मामूली थी, कि अगर एक जैसी चीज़ें हमारे पास आ रही हो किसी केस के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे, इनिशियलाइज भी कर दिए, मंथ, ईयर एंड डे के नाम से। क्लियर? अब यहाँ बोल रहे हैं स्विच केस इन्होंने स्टार्ट करा और बोल रहे हैं कि अगर मंथ क्या हमारे पास 5, बोल रहे हैं अगर मंथ के 5 आ गए ना, मंथ के अंदर 5, तो केस मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे इसका आउटपुट देखना है
डे इज इक्वल्स टू 31। यानी कि अगर कोई भी मंथ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 इनमें से कोई भी बंदा क्या करेगा, मंथ के अंदर इनमें से कोई भी वैल्यू आएगी तो ये तमाम केसेस के लिए यही स्टेटमेंट चलेगी। मैं हर एक के बाद अलग अलग स्टेटमेंट बनाता, क्योंकि ये तमाम के तमाम वो मंथ है जिनके अंदर 31 दिन होते हैं। आ रही बात समझ में? यार देखो यहाँ पर मंथ ही आ गया हमारे पास केस। अब मुझे बताओ यहाँ पर पहला मैं केस 1 करूं और उसके बाद ये करूं कि अगर केस 1 चले तो फिर क्या हो, डे आपके पास क्या आ जाए, डे के अंदर क्या साइन हो जाए, डे नंबर डे ऑफ डे के अंदर, और केस 2 हो अगर दूसरा मंथ हो, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, हाँ अगर तीसरा मंथ हो तो इसके अंदर भी ये साइन हो जाए। तो ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना एक चीज हमें, तो इससे बेहतर इन्होंने क्या एक बोला, इन्होंने बोला अगर ये तमाम केसेस का आंसर आपने एक जैसे चलाना है तो इन तमाम केसेस को पहले लाइन से लिख दो आप, ठीक है, लाइन से लिख दिया आपने, और इन सब के लिए आपके पास एक ही स्टेटमेंट चलेगी। ये ठीक है, तो आपके पास और एंड में फिर हम इसको यहां प्रिंट करवा सकते हैं स्विच के बाद। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा इसका, मंथ में क्या आएगा, मंथ में 5 आएगा और नंबर ऑफ डेज में 31। क्लियर? अगर मैं यहां पर मंथ की जगह 10 दे दूं तो फिर कौन क्या आएगा आंसर में, सेम ही आंसर आएगा लेकिन मंथ की जगह 10 आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने क्या करा, ऐसे उनका ग्रुप अलग बना दिया जो कि 30 महीनों के होते, और आपके पास जो है उसका ग्रुप अलग बना दिया, किसका वाला, फरवरी का, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर 6, 9 और 11 महीने हो तो उसका वो 30 दिन का होता है, जबकि अगर दूसरा महीना हो तो वो 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 से डिवाइड करो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो 29 दिन असाइन हो जाए, वरना फिर क्या हो, वरना फिर 28 हो जाए। सही है? इस सूरत में मैं यहां पर 2 करता हूं यहां पर, और 2001 आ रहा है हमारे पास, यहां पर 2001 हमारे पास लीप ईयर था। सही है ना? तो इस तरह ये काम चल रहा है हमारे पास। सर मंथ तो था ही, मंथ है ना, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारा ये स्विच खत्म होता है। डाले जो केस में है, क्या चीज, तो वो फिर डिफॉल्ट चल जाएगा ना, फिर डिफॉल्ट वाला चलेगा ना फिर, ये और डिफॉल्ट कि इनवैलिड मंथ। ठीक है, अब जाए नमाज। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो कि स्ट्रिंग बेस्ड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर फर्क ये कि वहाँ पर नंबर दिया होता है, यहाँ पर नंबर एक स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेज के अंदर मंडे असाइन हो रहा है। स्विच के अंदर अगर डे के अंदर मंडे है तो केस के आगे भी वो ही चेक होगा। ठीक है, तो अब देखो, जब यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू है तो फिर केस के आगे भी डबल कोट के अंदर ही आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ संडे लिख दिया, दूसरे केस में मंडे। ठीक है,
तो यहाँ पर मंडे वाला केस चलेगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास एनोमिनेशन, एनम हमने बनाए थे ना, एनम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर किसी को नहीं याद तो जाओ पीछे, और जो जिसके अंदर हमने क्या करा था, वेरिएबल्स के वाले जो सेशन था हमारा, वो वाली वीडियोस देखो तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। हमने एनम बनाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, यहाँ पर बना दिया स्पेड हार्ट डायमंड एंड क्लब। ये कार्ड्स के नाम होते हैं 4, सही है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एनम को यूज करा, सही है। कार्ड के अंदर कौन सी वैल्यू उठाकर रख दी? डायमंड, ठीक है। यानी कि इस कार्ड्स के अंदर जो डायमंड है वो उठाओ और कार्ड में यानी कि रख दो, असाइन कर दो, ठीक है। अब स्विच के अंदर चेक कर रहे हैं कार्ड्स। अगर कार्ड्स हमारे पास कार्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डायमंड, डायमंड पड़ा हुआ है ना, तो ये वाला कंडीशन चल जाएगी आपकी, ठीक है। जब इसका आउटपुट हम देखते हैं, डायमंड ही आ रहा है, क्लियर। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी, ग्रेडिंग की। अब इसके अंदर क्या बात हो रही है? नेस्टेड स्विच। तो स्विच के अंदर अगर मैं एक और स्विच बना दूं, जिस तरह इफ के अंदर एक और इफ बनाया था, तो स्विच के अंदर भी एक और स्विच बना सकते हैं। अब इस सूरत हाल में क्या हो रहा है? डे मंडे लिख दिया, आवर्स एएम। अगर डे मंडे है, सही है, तो पहले तो डे एक संडे लिखा हुआ है, हम मंडे में आते हैं, मंडे हाँ है, बिल्कुल है। तो इसके अंदर आ जाओ, क्या करो, मंडे इज अ वर्किंग डे लिख दो। उसके अंदर दोबारा से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई, सही है। और अब यहाँ चेक हो रहा है कि आवर चेक करो, अगर आवर्स ए है में तो मॉर्निंग, इवनिंग है तो इवनिंग, प्रिंट करवा दो। क्लियर? तो ये हमारे पास नेस्टेड स्विच कहलाते हैं। और बस ये यहाँ पर कंपैरिजन है हमारे पास थोड़ा बहुत इफ और स्विच केस में, कि इफ स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट हैज इट्स ओन लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो हम आगे कंडीशन बना रहे होते हैं, जबकि ईच केस रेफर बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन स्विच केस। यहाँ पर क्या होता है, हर केस, हर स्विच का एक केस है जो कि हर मर्तबा ऊपर जाकर वैल्यू को मैच कर रहा होता है, सही है। यहाँ पर क्या होता है, केस 1 पर आया, संडे चेक हुआ, ठीक है, नहीं है तो फिर नीचे आएगा। अब ये केस मंडे, अब ये मंडे दोबारा ऊपर जाकर चेक करेगा कि इधर डे में क्या रखा हुआ है। तो समझ नहीं आया। दरअसल ये काम बता रहे हैं कि बैक हैंड में किस तरह चल रहा है। स्विच केस में ये होता है कि स्विच संडे, स्विच ने क्या करा, स्विच के अंदर दाखिल हुआ, डे के अंदर क्या था, मंडे था, नीचे आया, केस के आगे क्या था, संडे। तो यहां पर चेक नहीं करेगा, ये ऊपर जाएगा और इस डे के अंदर चेक करेगा क्या पड़ा हुआ है। अगर डे में संडे है तो फिर नीचे आएगा और ये चल जाएगा। ये बैक हैंड में काम हो रहा होता है, क्लियर। इसी तरह अभी तो संडे नहीं है, फिर नीचे आएगा मंडे, तो यहां पर कैसे पता चलेगा कि मंडे, तो वो दोबारा ऊपर जाता है बैक हैंड में और इधर डे में चेक करते हैं क्या पड़ा हुआ है। तो बताने का मकसद क्या, बार बार ऊपर नीचे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आता है। लेकिन जब हम इफ की बात करते हैं तो इफ के अंदर उसके आगे ही लॉजिकल ब्रेसेस होते हैं, जिसके आगे वो चेक हो जाती है कंडीशन, उससे बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो चेक करता है इधर ही। अगर इधर कंडीशन नहीं है तो वो नीचे ही चेक करेगा। एल्स के अंदर अगर केस में क्या होता है, बार बार यहां चेक कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। केस के आगे चेक कर, स्विच के आगे चेक कर रहा था ना क्या है। लेकिन इसके अंदर तो इसके आगे कंडीशन बनी हुई है, तो इसको बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो यही इसके अंदर बोल रहे हैं कि एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा क्या है, द वेरिएबल इज द एक्सप्रेशन में एवेल्युएट टू अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। द एक्सप्रेशन मस्ट एवेल्युएट टू अ बाइट, शॉर्ट, चार, इंटीजर और स्ट्रिंग। इफ के अंदर किसी टाइप का भी डेटा हो सकता है, जबकि स्विच के अंदर उन्होंने प्रोमिनेंट कर दी कि ये डेटा टाइप होगी तो भी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओनली वन ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। इफ के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। स्विच में अगर ब्रेक हटा देंगे तो सारे चलेंगे उसके बाद से, क्लियर। तो ये इसी के साथ ही हमारे सेशन खत्म होता है और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेशन में आगे काम करेंगे। स्टेटमेंट कहाँ लिखोगे, कंडीशन कहाँ दोगे, चार ए में बोलूँ 4 है, एप्पल बोलूँ तो स्ट्रिंग है। सिंगल करेक्टर जो है ना वो 4 कहलाता है, और जब 2-4 करेक्टर मिलके एक वर्ड बन जाता है तो वो स्ट्रिंग कहलाता है।